नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड पर राजनीति। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब भाजपा सरकार की असफलता को जनता के सामने लाएगी। इसके लिए पार्टी ने पूर्व मंत्रियों को भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये रिपोर्ट विभागवार तैयार होगी और इसे अलग अलग समय पर जारी किया जाएगा। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी और इसमें यह तय किया गया था कि भाजपा सरकार की असफलताओं को जनता के बीच लाया जाएगा। इसके लिए तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों को दी गई है। वे अपने संपर्क का उपयोग करके विभागों से तथ्य जुटाएंगे और रिपोर्ट तैयार करके संगठन को देंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, प्रदेश की जनता को पता है कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है और वो उसके साथ है। तो देखिए कैसा होगा ये रिपोर्ट कार्ड। आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कुछ रिपोर्ट है वो भी देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए घमासान शुरू हो गया है। 1.5 साल पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनावी मुद्रा में आ गई हैं। शिवराज सरकार मिशन 2023 में जुटी है तो कांग्रेस उसे घेरने पर, और इसी कड़ी में अब कांग्रेस सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने जा रही है। पूर्व मंत्रियों को भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये रिपोर्ट विभागवार तैयार होगी और इसे अलग अलग समय पर जारी किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हो गया है। प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज अदायगी में व्यय हो रहा है। सरकार ऋण का बोझ कम करने की कार्य योजना भी अब तक प्रस्तुत नहीं कर पाई है। इसका असर प्रत्येक प्रदेशवासी पर महंगाई के रूप में पड़ रहा है। सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं कर रही है तो बिजली की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल रहे हैं। 2 साल बीतने के बाद भी सरकार ऋण माफी योजना को लेकर नीतिगत निर्णय नहीं कर पाई है। रिपोर्ट कार्ड हर मंत्री को पता है कि उसके विभाग में हमने क्या किया और आज ये लोग क्या कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं और इसको धीरे धीरे एक्सपोज करेंगे, क्योंकि 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी इनॉग्रेशन हो रहे हैं या काम हो रहे हैं, मेट्रो का कांग्रेस के ज़माने में, वो अभी पुल का वो किया लोकार्पण, वो उसका भूमि पूजन हमने किया था। जितने काम हैं वो सब हो रहे हैं। या धर्म के बच्चियों की शादी 51,000 वो कमलनाथ जी की, 300 रुपए से 600 रुपए वो कांग्रेस ने की थी, जो कि अभी मिल नहीं रही है। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पहले अपना रिपोर्ट कार्ड देख ले, प्रदेश की जनता उसे नकार चुकी है। बीजेपी का दावा है कि शिवराज सरकार में प्रति व्यक्ति आय 1,24,000 रुपए हो गई है। 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद हो गया है। विकास दर 19% से ज्यादा है। हर जगह विकास नजर आ रहा है। कांग्रेस को ये नजर नहीं आ रहा। बीजेपी नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि वो 15 महीने की कमलनाथ सरकार को भी याद कर लें। वो जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करे उसका पहला पेज इस बात का भी जरूर लिख दें कि जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश में मंत्री थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क क्यों हुआ। बहुत अच्छी बात है वो हमारा रिपोर्ट कार्ड बना है, पब्लिक डोमेन में तो हम हर समय अपने आप को रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जनता के बीच हमारी परफॉर्मेंस को लेकर हर समय हम स्वयं अपनी रिपोर्ट कार्ड देते हैं, परंतु वो कांग्रेस के नेता जो मंत्री रहे 15 महीने, वो ये जरूर बताएं कि उनके विभाग में उन्होंने भ्रष्टाचार कितना किया। मध्य प्रदेश में 2018 में मामूली सीटों के अंतर से जीत के बाद कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं की कलह के चलते 15 महीने में ही उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अब कांग्रेस 2023 में सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है और इसके लिए हर जतन कर रही है। सरकार के रिपोर्ट कार्ड जारी कर वो उसकी नाकामियां जनता तक ले जाने की कोशिश में है। देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब हो पाती है। स्वदेश न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। देखिए, तो रिपोर्ट कार्ड पर राजनीति है। किसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा, किसके रिपोर्ट कार्ड में कम नंबर होंगे, कितने ज्यादा होंगे, जनता किसके रिपोर्ट कार्ड को पसंद करेगी, ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। लेकिन एक बात है कि ये एक कहते हैं ना, विपक्ष अपनी भूमिका अच्छी तरह से एक प्लान जो किया है कि वो जनता के सामने जितनी भी विफलताएं हैं या असफलताएं हैं वो कम से कम गंभीरता से एक पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाए और लेकर जाए। सत्ता पक्ष अपना काम करेगा, वो जो योजनाएं हैं, जो भी जनता से जुड़ा हुआ वो सामने रखेगा, लेकिन विपक्ष में होने के नाते ये एक प्लान अच्छा है। अब ये सक्सेस कितना होगा या कितना इसको जनता कैसे समझेगी, ये तो आने वाले समय में ही देखेंगे। फिलहाल
किस तरह से इसको प्लान किया है, किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा, कैसे इसको कर पाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं राम पांडे जी आज आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष इस चीज को बहुत गंभीरता से और बहुत एक प्लानिंग के तहत लेकर आया है। कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जैसे विभागों के हिसाब से तमाम चीजें इकट्ठा करनी हैं, तो इस चीज को लाकर कैसे जनता तक इसको सामने रखेंगे? 1947 के पहले देश पर अंग्रेजों का शासन था, और जो देश की जनता का जो पैसा था टैक्स के माध्यम से अंग्रेजों के पास पहुंचता था, और किसी को कोई अधिकार नहीं था पूछने का। कांग्रेस के प्रयासों से देश स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान लिखा गया, और उस संविधान में ये प्रावधान किया गया कि देश को चलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। जो पार्टी जीतेगी वो सरकार चलाएगी, बाकी पार्टियां विपक्ष में बैठेंगी, और जो सरकार में रहेगी टैक्स का जो जनता का पैसा है वो सरकार के पास जाएगा। विपक्ष के पास कोई पैसा नहीं रहेगा, कोई आर्थिक ताकत विपक्ष के पास नहीं रहेगी। विपक्ष का काम ये रहेगा कि जो जनता का जो पैसा है टैक्स के माध्यम से जो सरकार के पास जा रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसा कि कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारे जो विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, वो कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन सा घोटाला कर रहे हैं, वो सब जनता के सामने रखेंगे। जैसे कि मैं बताऊं, यदि हम कृषि विभाग की बात करें, कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ़ किया। विधानसभा में भी बताया गया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया। अब वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं इनके शायद कमल पटेल हैं, तो हमारे समय जो कृषि मंत्री थे उन्हें पूरा पता है कि कितना कर्जा माफ़ हुआ, कैसे कैसे माफ़ हुआ। ऐसे हम शिक्षा की बात करें, जीतू पटवारी जी मंत्री थे, तो उन्हें पता है कि शिक्षा विभाग में उन्होंने क्या काम किया। जैसे अजीज प्रेम जी से उन्होंने कोलैबोरेशन किया था कि भोपाल में यूनिवर्सिटी आएगी, तो उसमें कितना काम हुआ। अभी पीसी शर्मा जी भी बता रहे थे, जैसे कालियासोत डैम पर जो पुल बना है, रोड बना है, उसका शिलान्यास स्वयं पीसी शर्मा जी ने किया। मेट्रो का उद्घाटन कांग्रेस ने किया। तो कितना काम आगे बढ़ा है, कौन सा घोटाला हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, ये सारा, चूंकि विधायक दोनों तरह का उनको अनुभव रहता है, अपने क्षेत्र में भी जाते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव भी रहता है, और विधानसभा में चूंकि वो लगातार सवाल पूछते हैं और बजट पर जो डिस्कशन होता है उस समय भी वहां विधायक और मंत्री रहते हैं, तो जो हमारे पूर्व मंत्री हैं वो उस तरीके को बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार के पास 2,79,000 करोड़ का बजट है, जो जनता से जा रहा है पैसा, जैसा कि 120 रुपए का पेट्रोल है। तो देखा जाए तो इस समय महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, टैक्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि जनता का एक तरह से खून चूसा जा रहा है, और जनता फिर भी पैसा दे रही है। तो ये पैसा सरकार के पास पहुंच रहा है, तो उस 2,79,000 करोड़ का क्या हो रहा है, और 3 लाख करोड़ का कर्जा आपने ले रखा है। तो मैं समझता हूं, और हर आदमी जानता है कि आज दुनिया के किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कोई भी देश प्रदेश शक्तिशाली तभी होता है जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हमने श्रीलंका को देख लिया, श्रीलंका और भारत के इस समय हालात एक जैसे हैं। श्रीलंका पर जितना कर्जा था उतनी उसकी जीडीपी थी, यही भारत का और मध्य प्रदेश का हाल है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है। श्रीलंका ने स्वीकार कर लिया, आपातकाल लगा लिया। तो हमारा सवाल पूछने का मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे, देश की जनता खुशहाल रहे। देश की जनता से बनता है। जब तक जनता की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, जनता खुशहाल नहीं रहेगी, शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रहेंगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रहेंगी, रोजगार अच्छा नहीं रहेगा, व्यापार अच्छा नहीं रहेगा, तब तक कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है,
गीधीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि कांग्रेस की ये जो तैयारी है, और ये बात देखिए एक तरह से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जिस विभाग के जो मंत्री थे, आज यदि वही उस टीम में होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको पता होगा क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ होगा, कैसे किया गया होगा, कहाँ गड़बड़ हुई होगी। तो मुझे लगता है एक आसानी भी है उनके लिए तमाम चीजों को सामने लाना। कैसे भारतीय जनता पार्टी इसको लेती है? देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो पूर्व थे कमलनाथ जी, वो भी स्वयं काम पे लग जाए, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमारी कहीं चूक हो रही है तो हमें वो कार्य करने में अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ हमारी चूक कोई बता तो पाए, ये लोग तो बातें करते हैं, महंगाई की भी बात बोल रहे हैं। मैं एक एक करके पॉइंट्स पे आऊंगा, पहले बता लेता हूँ, फिर ये बात बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, कहीं कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। भाई साहब, कमलनाथ जी की सरकार में मिस्टर बंटाधार 2.0 आ गए थे, जनता ने नकार दिया। अब आप किस प्रकार से जो है जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, आपको पूरा देश नकार चुका है। अब आप केवल और केवल 2 राज्यों में बचे। खैर, मध्य प्रदेश में आप प्रयास तो करिए। आप कभी बोलते हैं हम आरटीआई लगाएंगे, क्या हुआ आपके, कितने आरटीआई लग गई? कभी आप बोलते हो साहब महंगाई आपको दिख रही है। महंगाई क्या विश्व के, राखी जी स्वयं एक पत्रकार हैं, एक विश्वसनीय चैनल के माध्यम से जनता देख रही है। जनता क्या मूर्ख है क्या? जनता ने वोट क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अभी श्रीलंका से कंपेयर करें, इसमें कोई नई बात नहीं है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व फिरोज के पोते जो हैं वो जाकर देश की बुराइयां बाहर करते हैं, तो ये तो चैनल पे बैठ के कर ही सकते हैं, बहुत छोटी सी बात है, उनके तो फॉलो करनी है इनकी बातें। तो अब देखिए यहाँ पर जो इनका आचरण है कांग्रेस का, वो जनता के लिए कार्य करना नहीं है, नहीं तो दिख जाता। अब देखिए आप श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं साहब, 450 रुपए पेट्रोल, वहां पर बूंद भी नहीं है। आखिरी जो वहां पर प्राइस बिकी है पेट्रोल डीजल 450 रुपए, दूध वहां 2000 रुपए लीटर है। यहाँ क्या आप दूध नहीं पी पा रहे हो क्या? आप क्या गाड़ी में नहीं आए हो पेट्रोल डीजल डलवा के? और यहाँ पर अभी पुतिन के साथ में सबने देखा कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की वॉर के कारण जो पेट्रोल 80% हम आयात करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है, सबको मालूम है, हम आयात करते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई कमी नहीं आई। आप गाड़ियों में घूम रहे हो, कहीं तराई नहीं है जैसा इनके टाइम पे। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बोल रहे थे कि साहब पहले कोयला कम हो रहा है, अभी बिजली चली जाएगी, कुछ नहीं हुआ। फिर ये बोलने लगे साहब वैक्सीन मत लगवाना, मर जाओगे। फिर कहने लगे हमारे देश बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी, सब झूठ निकला। 3 बार तो न्यायालय में जाके माफी मांग के। अब मैं आपको दिखाता हूँ आंकड़ों की बात। ये देखिए आंकड़े जो है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में ये सर्टिफाई किए हुए हैं। ये आंकड़े हैं, अभी मैं नवंबर की बात करता हूँ, बेरोजगारी और ये लोग जो बड़े बड़े बातें करते हैं ना, जीडीपी की बात भी बताता हूँ, 19.75% है। पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं ये अपने गलत आंकड़े, लेकिन मैं बताता हूँ, उसको चेक करवाइएगा। राम पांडे जी से भी मेरा आग्रह है। नवंबर 2021, नवंबर 2021 से फरवरी 2022 2020, 4 महीने में कुल 10,27,000 से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना का के अंतर्गत 5430 करोड़ रुपए से अधिक का जो है सहायता उपलब्ध करवाई गई और उनको काम पे लगाया गया। ये आंकड़े क्या गलत नहीं है? आप कर्ज माफी कितनी करके गए थे, छोड़ दीजिए, क्या फेल नहीं हुए थे उस पे? अरे भाई साहब, जिसका लाखों का कर्जा था, किसी को 5,000, किसी को 10,000, हम तो बात ही नहीं कर रहे। चलिए आप कर गए थे ना, तो फिर हमने 3200 करोड़ रुपए कोरोना के टाइम पे किसानों के खातों में डाला है, वो उससे माफ हुआ है। क्या आप उससे डिनाई कर सकते हैं? जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से मोदी जी का जो बनाया हुआ डिजिटल इंडिया है, जिसको आपके राहुल गांधी बोलते थे, फिरोज के पौधे, सॉरी राहुल गांधी भी नहीं, वो बोलते थे कि आपका जो मेक इन इंडिया का शेयर है वो बिल्ली बन चुकी है, उसी के अंतर्गत जो उपहास उड़ाते थे और विश्व उसकी सराहना कर रहा है। और आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर का 26 नवंबर को आपने संविधान का उपहास उड़ाया था, उसका बहिष्कार करके बहिष्कार दिवस मनाया था उस दिन आपने। बाबा साहब अम्बेडकर की देखी योजनाओं को हमने जो ऐप बनाया ना, यूपीआई ऐप जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से, उसका नाम भीम ऐप रखा है माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी पर। तो हमारे मोदी जी ने साकार किए सपने। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी जो है वो जो बोलते हैं वो करते हैं, सबने देखा है। और गांधी जी के सपनों की बात करें, जहाँ गांव जो है, गांव का परिवेश देखिए बदलते जा रहा है, सड़कों का देखिए, बिजली, पानी और सड़क, ये 3 मुद्दे तो खत्म ही हो गए। हर तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, उद्योगों का जाल बिछते जा रहा है चारों तरफ मध्य प्रदेश में। आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, अभी भी हम बड़ा जो है वो इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं हम यहाँ पे नवंबर में बहुत भारी मात्रा में। आपने तो बड़े बड़े बात किए थे कि हम तो इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, और ये मैग्निफिसेंट एमपी का नाम दिया था आपने उसको, जिसमें आप जो है आईफा और आईटा करवा रहे थे जनता के पैसों से। तब आपको जनता ने देखा था। और हम जो है वो कार्य करते हैं, हम कोई इवेंट नहीं करते, हम जनता के लिए कार्य करते हैं जो जनता को दिख रहा है। जो जनता का टैक्स का पैसा है, बड़ी मेहनत का आता है। और आय की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जमाने में
प्रति व्यक्ति जो आय थी वो मात्र 13,000 रुपए रह गई थी। ये जो है ये माने चाइनी माने आंकड़ा देखना पड़ेगा। और आज जो आय टैक्स के पैसे की जो आपने बात बोली, मुझे अभी बोलना पड़ेगा बीच में क्योंकि फिर बात आगे बढ़ जाएगी। मुझे लगता है चिंता यदि इतनी है सरकार को तो थोड़ा सा पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम हो जाए ना। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? राखी जी, क्या प्रश्न किया आपने, मजा आ गया। इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, 3 जगह इनकी सरकार थी जब हम बात कर रहे थे कि इसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर डाल दीजिए। अब जीएसटी के अंतर्गत डालने में ये 3-4 राज्य थे जहां इनकी सरकारें थी, इन्होंने विरोध किया। नहीं तो 28 से 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों, मैं दोबारा बोलता हूँ, 28 से 30 रुपए पेट्रोल और डीजल दोनों कम हो जाता। लेकिन कांग्रेस तो हर जनहित नीति का विरोध करती है। ये क्या जनता ने नहीं देखा? अब देखिए, थोड़े दिन पहले, ये किसी इकोनॉमिस्ट से भी पूछें, इनके आंकड़े क्या रहते हैं। थोड़े दिन पहले इनके वरिष्ठ नेता, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, मर्यादा का भी अनादर होगा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे थे कि साहब ये जो पेट्रोल के रेट्स बढ़ा रहे हो ना, इसकी जगह शराब और सिगरेट के रेट बढ़ा दो। श्रीमान जी, यहाँ से फर्ज करिए राम जी जो है ग्वालियर तरफ से आते हैं, या अपन इंदौर की बात कर लें, राम जी की क्यों बात करें, कहीं भी आप जाएंगे मध्य प्रदेश में तो क्या आप शराब पी के जाएंगे कि आप डीजल पेट्रोल से चलेंगे? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंजम्पशन किसका ज्यादा है। वहां पर एक इकोनॉमिस्ट ने भी इनको जवाब दिया करारा कि कैसी बातें बचकानी करते हैं कई बार। जी, एक तरफ शराब बढ़ाने की बात हो गई है तो आपने तो सस्ती भी करवा दी है। नहीं, खैर वो विषय नहीं है। नई शराब नीति के ऊपर जो है मैं बहुत अच्छे से उसके ऊपर जानता हूँ। मैंने बोला सिर्फ इसलिए क्योंकि बात दोनों तरफ से आती है ना, क्योंकि ना बीजेपी कम पड़ती है ना कांग्रेस कम पड़ती है। दूर तक जाएगी ताकि जी बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल जाएगी, इसलिए तो मैंने इंटरप्ट किया। ठीक है, हम अपने विषय पे आए। मैंने इसीलिए कहा कि ना कांग्रेस कम पड़ती है ना भारतीय जनता पार्टी कम पड़ती है। भाजपा की ऐसी नीयत और नीति दोनों नहीं है। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लूं राम पांडे जी से, फिर वापस आती हूँ। देखिए, जनता भी सुन रही है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है और तिल का ताड़ बनाने में। और आज भी पूरे देश की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने और हर कार्यकर्ता ने ये कहा था कि स्विस बैंक में 400 लाख करोड़ 500 लाख करोड़ रुपया काला धन जमा है और जो कांग्रेस के नेताओं का है। ये झूठ पकड़ा गया। आज मोदी जी गर्दन झुकाकर चल देते हैं, रामदेव से पूछते हैं तो वो पत्रकारों को सही जवाब नहीं देते हैं। कितना अब मुंह बंद रख लीजिए आप, ये कौन है ये? जब आपकी बात सुन रहा था मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अरे मूर्ख है तुम्हारा प्रधानमंत्री, बेवकूफ है प्रधानमंत्री तुम्हारा, चोर है वो, पूरे देश की चोरी कर ली उसने, देश को बर्बाद कर दिया। कैसा प्रधानमंत्री है? हटा उसको। 500 का राफेल 1500 करोड़ में खरीदता है, पूरे देश का बंटाधार कर दिया प्रधानमंत्री ने। क्या कहा था? 15 लाख डालेंगे। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री को देश झेल रहा है जो 24 घंटे झूठ बोलता है, तमीज नहीं है बात करने का। फिरोज गांधी कौन है? फिरोज गांधी कौन है? क्या जरूरत है उनके पिताजी का नाम बताने की, जो अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया हो? शर्म नहीं आती है जी? ये 500 लाख करोड़ काला धन किसका जमा है? ये किसने बोला था? किसने बोला था? अरे इस प्रधानमंत्री के झूठ बोलने के कारण देश बर्बाद हो रहा है। किसने कहा था 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे? किस प्रधानमंत्री ने बोला था? सबसे दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री है। इस मूर्ख प्रधानमंत्री के कारण पूरा देश बर्बाद हो रहा है। पूरा इस मूर्ख प्रधानमंत्री के कारण देश गड्ढे में जा रहा है, देश की जीडीपी गड्ढे में जा रही है। इस मूर्ख प्रधानमंत्री के कारण 120 का पेट्रोल हो गया है। इस मूर्ख प्रधानमंत्री के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। इस मूर्ख प्रधानमंत्री के कारण महंगाई बढ़ रही है। यह मूर्ख प्रधानमंत्री जब तक नहीं हटेगा तब तक बोलिए, बोलने का समय मैं दे रही हूँ, लेकिन सुनिए तो मैं क्या कह रही हूँ। गीत जी एक मिनट, मैं समझ रही हूँ आपको क्या बोलना है। 1 मिनट राम पांडे जी, ये आपका व्यक्तिगत बात, आपकी व्यक्तिगत क्यों राहुल गांधी के बारे में बोला? तब आपने नहीं टोका, फिर मेरी बात फिरोज का नाम लिया तब आपने नहीं टोका। जब मूर्ख प्रधानमंत्री के बारे में मैं बोलूंगा तो आप क्यों टोक रहे हैं मुझे? जब फिरोज गांधी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? राहुल गांधी के पिता की नाम ले, दादाजी के नाम लेने की क्या जरूरत थी? 1 मिनट, मैं आपसे जब मैं कह रहा हूं यह मूर्ख प्रधानमंत्री है, देश का कचरा कर रहा है, तो यह मूर्ख प्रधानमंत्री क्यों नहीं हटना चाहिए? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि क्या वो आपके प्रधानमंत्री? मेरे नहीं है, मूर्ख प्रधानमंत्री है। देश का कचरा कर दिया, 120 का पेट्रोल कर दिया, महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, ईवीएम से जीता हुआ प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री, 100 करोड़ में विधायकों को खरीदकर, सांसदों को खरीदकर बनने वाला प्रधानमंत्री है। ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो उनके प्रधानमंत्री। इसको हटाओ, ये फर्जी
फर्जी प्रवक्ता है, ये फर्जी प्रवक्ता हटाओ, ये प्रवक्ता भी नहीं है, ये कोई नहीं है, ये कोई नहीं, इसको हटा दिया। गलत बात है, प्लीज कम से कम ऐसे तो मत करिए। आप सम्मानिए, इसको तमीज नहीं है बात करने का, वो भी सम्मानिए, आप भी कोई सम्मानीय नहीं है, नहीं होता। प्लीज दादाजी का नाम लेने की क्या जरूरत है इसको? देखिए सवाल उन तक पहुंचता मुझे लगता है। गीत जी देखिए उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राम पांडे जी प्लीज थोड़ा तो शब्दों को समझिए। मैं उनसे बात करती, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि क्या आप कैसे बोल दिया उसने फिरोज गांधी का नाम? दादाजी पर क्यों जा रहा है वो? ठीक है ठीक है, गीत जी से सवाल लेने थे। गीत जी डिस्कनेक्ट हुए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज उनको एक बार दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें हैं जो मुझे लगता है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल जो बात चल रही है कि आखिरकार कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कर सकते हैं और जनता के सामने तमाम चीज़ें कैसे जाएंगी, मुझे लगता है उस पर फोकस्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है राम पांडे जी, प्लानिंग क्या है, कैसे करेंगे? आपने बताया कितनी उम्मीदें हैं कि इसको जनता समझ पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सत्ता पक्ष को भी लगता है कि हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखते हैं। देखिए जनता की मेहनत का पैसा है, जो भी हमारा बजट बनता है। जनता 120 का पेट्रोल ले रही है, 110 का डीजल ले रही है, एलपीजी सिलेंडर दुनिया में भारत में नंबर 1 पर महंगा चल रहा है। इतनी महंगाई जनता झेल रही है, फिर भी टैक्स दे रही है और ये उस टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। 50 करोड़ 100 करोड़ 35 करोड़ में ये विधायक खरीद रहे हैं। पूरा पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नेताओं में की जेब में जा रहा है। घोटाले कर रहे हैं, परीक्षाओं में नकल चल रही है। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, महिला बाल विकास में पूरा 33 करोड़ रुपया एक साथ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। जनता का पैसा मंत्रालय से, विभाग से सीधा अधिकारियों के और नेताओं के जेब में जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम जनता के पैसे का हिसाब चाहते हैं कि जनता के पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। जनता की मेहनत का पैसा है। जनता इस समय एक समय अपना पेट भर रही है, भूखा रहकर देश को पैसा दे रही है, प्रदेश को पैसा दे रही है और ये जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ना रोजगार दे रहे हैं, ना नौकरियां दे रहे हैं, ना उद्योग धंधे पनपने दे रहे हैं। हर चीज में महंगाई, बिजली में महंगाई, स्कूल फीस में महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था में महंगाई, पूरे देश का बंटाधार कर दिया है। डबल इंजन की सरकार कहते थे, क्यों नहीं सुधर रहा है? अब तो डबल इंजन की सरकार है ना, प्रदेश भी बिगाड़ दिया, देश भी बिगाड़ दिया। प्रदेश पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, देश का जितना बजट है उससे ज्यादा का कर्जा देश पर लगा चढ़ा हुआ है। तो देश की जब तक आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप देखिए गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, एलजी, सैमसंग, जितनी भी कंपनियां हैं सारी विदेशी कंपनियां क्यों हैं? भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है जो दुनिया में अपने प्रोडक्ट बेच रही हो? हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। जब तक हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे, इंपोर्ट कम नहीं करेंगे, तब तक देश की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। ये मोदी सरकार में और शिवराज सरकार में, डबल इंजन की सरकार में हम बाहर से चीजें खरीद रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए, ऐसे दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं जो हम बाहर से खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रहे हैं। चाइना आज ताकतवर क्यों है? क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा रहे हैं। अमेरिका क्यों ताकतवर है? अमेरिका के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जब तक भारत के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं जाएंगे, भारत आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं हो सकता। और जब तक हम आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं होंगे, तब तक हम अपनी आर्मी और एयरफोर्स के लिए हथियार भी नहीं खरीद सकते। आज चीन से हमारे पास हथियार कम है। क्यों नहीं हम चीन के बराबर हथियार खरीद पा रहे हैं? क्यों नहीं हम उनका निर्माण कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इसलिए हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा यदि देश को बचाना है तो। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, इस चर्चा को मैं वहीं विराम दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गीत जी तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, पर उनका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रिपोर्ट कार्ड पर राजनीति, इंतजार अब रिपोर्ट कार्ड का है। क्या पॉइंट्स आते हैं, किस तरह से विभागों का ब्यौरा सामने आता है, किस तरह से कांग्रेस उसको प्रेजेंट कर पाती है और फिर जनता उसे किस तरह से लेती है, ये मुझे लगता है बहुत देखना महत्वपूर्ण भी है कि कैसे तमाम चीजें होंगी और आने वाले समय में जनता इसे किस तरह से लेती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।